सुपर से भी ऊपर सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देवशा एंड ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 क्वेश्चन सीरीज में। और हम लोग सॉल्व करने वाले हमारा प्यारा प्यारा सब्जेक्ट कौन सा? अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सुपर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो भैया फटाफट से जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और अगर पसंद आता है कंटेंट तो चैनल को मस्त मस्त सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो भैया ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस के सवालों को स्टार्ट करने, है ना। तो चलिए 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 जुड़ जाएंगे फटाफट से और स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। बढ़िया, चलो रेडी। सेशन शुरू करने से पहले ना एक मिनट एक छोटी सी बात आपसे करनी। कर दूं क्या? कर दो ना भैया, एक छोटी सी बात दरअसल ऐसी है कि आपको काफ़ी बार ऐसा लगता होगा ना यार कि आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रही है ना, या आप कोई चीज़ रिवाइज करने बैठ रहे हो अभी, क्योंकि 1 महीने में एग्जाम्स है, आप अभी चीज़ रिवाइज करने बैठ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही है। इसका सोल्यूशन बोलूँ क्या है? द सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी सिंपल, गिव इट टाइम। जब आप पहली बार किसी चीज़ को रिवाइज करने बैठोगे या पहली बार किसी चीज़ को पढ़ने बैठोगे ना भाई, बहुत बड़े चांसेस है कि आपको आधे से ज़्यादा कंसेप्ट याद ही ना आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, ऑफकोर्स पढ़ा है, बट वो लंबे समय से जब आप कोई दूसरी चीज़ कर रहे होते हो या वो लंबे समय से आप उस चीज़ को टच नहीं करते हो ना, तब भाई आपको याद ना आए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। तो हो सकता है आपको अब जब रिवाइज करने बैठ रहे हो आप थोड़ा सा टाइम देना पड़े, बट हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ मेरे भाई, वो याद आ जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, है ना। और ये देख लो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, छोड़ के तो जाना ही नहीं है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द दिसंबर 2021 अटेम्प्ट। आइए इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करते दिखते क्या है। फॉलोइंग आर द डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 31 ऑफ मार्च। अब रेशियो एनालिसिस के सवाल को पढ़ने से पहले ना पहली चीज़ ये देखने की कि सवाल में बैलेंस शीट है कि नहीं, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट के एलिमेंट्स को देख लेता ना तब भाई रेशियोज को इंटरप्रीट करके कहाँ से स्टार्ट करना ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ना पहले बैलेंस शीट दूंगा क्योंकि बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है बस, और कुछ नहीं है। तो आप देखोगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 20 लाख का दिया हुआ है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म डेट है, अकाउंट्स पेएबल है, और टोटल लाइबिलिटी बोला है 50 लाख। अब सीधी बात है, टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट बैलेंस शीट टैली करना चाहिए, तो टोटल एसेट का वैल्यू भी कितना है? 50 लाख। इसी के अलावा भाई अपने पास फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, बेसिकली डेटर्स और कैश है। ठीक है, आ जाओ अब ना मैं 1 बाय 1 रेशियोज को इंटरप्रीट करता हूँ। देखो सबसे पहला रेशियो है डेट टू टोटल एसेट रेशियो 0.4। अब इसमें एक छोटी सी बात करनी है तो इसको ना अभी के लिए आप स्टार मार्क करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 30%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स है 20%, अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड इज 36 डेज, क्विक रेशियो इज 0.9, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है 55 डेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन इज 64 लाख रुपीज। अब एक बात बोलूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा? आपको पता है रेशियो एनालिसिस के सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए वैल्यू, एक वैल्यू और उस वैल्यू से रिलेटेड एक रेशियो, बस यही आपके सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। जैसे इस सवाल में मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। मैं आपको वैल्यू बोलूं, यहां पर ना एक वैल्यू आपको दी हुई है डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की 64 लाख। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो मुझे दिया हुआ है 64 लाख का, कितना? 64 लाख। और उससे रिलेटेड कोई रेशियो है क्या मेरे पास? है ना भाई, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स बोलते हैं 20%। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर इनटू 100। तो भाई यहां पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिख देता हूं 20%। बस यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर मेरा COGS 64 लाख है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो तुम मुझे सेल्स बता सकते हो क्या कितना है? सिंपल सी बात है, अगर GP 20% है तो COGS 80% हो जाएगा और सेल्स मेरा 100% हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ 64 लाख डिवाइडेड बाई 80% करोगे तो सेल कितना आता है? 80 लाख। बढ़िया। अब देखो ये एक वैल्यू मिली ना, अब 1 बाय 1 सारे पोल खुलते जाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा जरूरी था इस सवाल में। मैं लिख देता हूं दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर सुपर 100।
ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। आ जाओ, अब देखो मुझे बोला गया है कि अब टर्नओवर से देखो मेरे को क्या चीज़ मिलेगी। तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो तो नहीं है। हाँ ये देखो, अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड इज 36 डेज। अभी मैं ये डेटा, अच्छा मैं जो जो भी डेटा को यूज़ करता जा रहा हूँ ना, आई गिव इट अ टिक, तो क्या मेरे को पता चलेगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने COGS का डेटा यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने GP मार्जिन का डेटा यूज़ कर लिया। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे अगले रेशियो की ओर, दैट इज़ मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड। अब अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड, या जिसको आप लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हो, इट इज़ कितना, 36 डेज। 36 डेज। अब छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, अगर इसका उल्टा करना है, मतलब इसको अगर तुम डिवाइड करोगे ना टाइम के साथ, तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। समझने का ट्राई करना। अकाउंट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड पता है क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज नथिंग बट मेरा डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 360। और इसी को अगर मैं उल्टा करूं तो पता है क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। और ये 360 जो है ना, ये यहाँ पर ऊपर आ जाता है, और यही होता है मेरा टर्नओवर रेशियो। इस तरीके से तुमको समझ में आया क्या? तो ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू द इंटरप्रिटेशन। मैं आपको सिंपल सी ये ट्रिक बताने चाहता हूँ कि भाई अगर आपको आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड दिया हुआ है, सॉरी एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, एंड आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया, सिंपली डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई अज्यूम करने का 360 दिन है एक साल में, ठीक है, तो 360 डेज मैं यहाँ पे लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 36 डेज। तो मेरा इन्वेंट्री टर्न, सॉरी मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो आता है 10 टाइम्स। बढ़िया। अब इसी डेटर्स टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स जो मेरे को मिला हुआ है, ये कैसे होगा तुमको पता है? ये देखो, मैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज सेल्स या क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, इट इज माई क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय मेरा रिसीवेबल्स। यहाँ पर जनरली एवरेज रिसीवेबल्स आता है, बट क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है, इसलिए मैं क्लोजिंग बोलता हूँ। क्लोजिंग बोलता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को कहीं पे भी ओपनिंग रिसीवेबल्स दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर कहीं पे भी क्लोजिंग, यहाँ पर कहीं पे भी एवरेज रिसीवेबल्स दिया हुआ है नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल्स है वही मेरा एवरेज रिसीवेबल्स है। ठीक है, ये अजम्पशन है, ये आप ले सकते हो। तो मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम। मेरी क्रेडिट सेल कितनी आई थी भैया? हम एक अजम्पशन मारते थे बचपन से कि जब कुछ ना बोला जाए सारी सेल्स क्रेडिट पे अज्यूम करो, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेता हूँ 80 लाख डिवाइडेड बाय मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल्स। तो मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितना आता है, CR लिख रहा हूँ, सिंपल 80 लाख डिवाइडेड बाय ये 10 उधर चल के डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 8 लैक्स इज माई क्लोजिंग डेटर्स। एंड कैन आई से कि मेरा क्लोजिंग डेटर्स वही डेटर्स है जो मेरी बैलेंस शीट में जाएगा? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ही बैलेंस शीट में जाता है। यस, तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल लिख लेता हूँ 8 लाख, ये मेरे को आ गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही टर्नओवर के बेसिस पे ना मुझे एक और चीज़ मिल जाएगी, मेरा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी मिला है। तो अभी समझने का ट्राई करना। मैंने क्या बोला कि जैसे हम लोग ने एवरेज कलेक्शन पीरियड को 360 के साथ ऐसे डिवाइड किया तो हमें क्या आया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक इसी तरह से अगर मैं 360 के को डिवाइड करता हूँ मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को, तो कहने से मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। यस, और तो मैं क्या करता हूँ, 360 डिवाइडेड बाय मेरा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है? आप देखोगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्वेश्चन बोलता है 55 डेज, तो 360 डिवाइडेड बाय 55 डेज अगर आप करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 6.54 डेज। एक्चुअली 6.545 है, तो मैं 6.55 डेज ले, 6.55 टाइम्स लेना, डेज क्या लिख रहा हूँ, इट इज 6.55 टाइम्स। बढ़िया, ये हो गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इट इज नथिंग बट, याद रखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर का मतलब सेल्स नहीं होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जनरली दिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे तो क्वेश्चन मेंशन करता है, बट अगर कुछ ना बोले ना तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे लेना। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये देखो,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरा कितना हुआ है 6.55 टाइम्स, अभी अभी निकाला, इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा हो जाता है 64 लैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बढ़िया, तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है? अच्छा, यहाँ पर भी मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री का कोई डेटा है नहीं, तो मैं जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लूँ, बिल्कुल मान लो। तो 64 लैक्स डिवाइडेड बाई 6.55 अगर करोगे तो कितना आता है? 9,77,099। मैं एक बार देख लेता हूँ, वही है, ये देखो, इनको आता है 9,77,778 और अपना आता है 9,77,100। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। इन्होंने क्या किया होगा पता है? 6.454545 के साथ डिवाइड किया रहेगा, तो मैं भी वैसे ही करता हूँ। 64 लैक्स डिवाइडेड बाई 6.55 नहीं लेते, 6.545445 लेते हैं। हाँ, तो मेरा भी आता है 9,77,779। देखा, ये लोग एग्जैक्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9,77,779 एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर ये जो है ना, ये मैं 6.55 नहीं लेता हूँ, 6.5454 चांद तक। ठीक है, और यहाँ पर भी 6.545454 चांद तक। भैया एग्जाम में क्या करें? एग्जाम में आप 2-3 डिजिट तक ले लेना, थोड़ा सा डिफरेंस चलता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने राउंड अप नहीं किया, इसलिए मैं भी राउंड अप नहीं कर रहा हूँ। अगर हो सके तो एग्जैक्ट ही लेना, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि यार एग्जैक्ट लेने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो राउंड अप कर देना, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये 9,77,779 अपना वैल्यू यहाँ पर भी आ जाता है, तो लिख दोगे भाई इन्वेंट्री कितना है? 9,77,779। ठीक है, तो ये देखो अपना इन्वेंट्री और अकाउंट्स रिसीवेबल तो ऐसे ही कैलकुलेट हो गया। अब अगली चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरे को दिया हुआ है मेरा डेट टू टोटल एसेट रेशियो। हाँ, ये देखो, अब ना मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। अब आप देखोगे ना, तो मेरे को टोटल एसेट 50 लाख रुपए दिए हुए है एंड डेट टू टोटल एसेट इज गिवन एज 0.40 टाइम्स, तो मेरे को डेट मिल जाएगा। तो देखो, डेट अपॉन टोटल एसेट मुझे कितना दिया हुआ है? वो मुझे दिया हुआ है 0.4 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं 0.4 लिख देता हूँ। हाँ जी, और मेरे पास है ना टोटल एसेट है। कैसे पता चला टोटल एसेट? यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 50 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर 50 लाख रुपीज़ इज माई टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 0.4 डेट। तो मुझे डेट की वैल्यू को निकाल के देगा, क्या होती है? सिंपल, इट इज 50 लैक्स इंटू ये 0.4 यहाँ पे चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर, ये 50 लैक्स यहाँ पे चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेट का वैल्यू आता है 20 लाख। अब समझने का ट्राई करना। अब आपको है ना डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा बैलेंस शीट में। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो आपको डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म डेट भी है। आपने पहले बोला था ना? अच्छा, नहीं बोला है मैंने, ओके। अब समझने का ट्राई करना। डेट है ना, दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म डेट होता है और एक आपका शॉर्ट टर्म डेट होता है। ठीक है, अब देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट आपका है एंड अकाउंट्स पेबल पता है, ये आपका शॉर्ट टर्म डेट है। अब आईसीआई पता है बहुत शानी है, उसने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट है या टोटल डेट है। तो मुझे एक बात बताओ, जब सिर्फ डेट लिखा हो, सिर्फ डेट लिखा हो, तब मैं तो ऐसा ही मानूंगा ना कि डेट मतलब सिर्फ डेट मतलब टोटल डेट। लॉन्ग टर्म भी आ गया, शॉर्ट टर्म भी आ गया। तो एक चीज समझना, यहां पर ये जो डेट है ना, इसके दो कंपोनेंट्स है। इसमें मेरा लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है और इसमें मेरा शॉर्ट टर्म डेट भी आ जाता है। शॉर्ट टर्म डेट मतलब मेरा अकाउंट्स पेएबल या मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये जो 20 लाख का डेट है ना, इसमें ये दोनों चीजें इंक्लूडेड है, लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूडेड है, शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूडेड है। ओ, तो अब लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट हमें तो अलग अलग डिस्क्लोज करना है, तो कैसे निकलेगा भाई? ये चीज़ कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। ये देखो, अब ना मुझे एक और चीज़ पता है कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस मुझे नहीं पता, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट का मेरे पास टोटल है वो है 50 लाख रुपीज़। तो एक बार ना मैं इक्वेशन बनाता हूँ। देखो, मेरी लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस मुझे नहीं पता,
फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी यानी कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों मिला करके अभी अभी अपने को कितना आया, 20 लाख आया ना भाई। तो यहाँ पर ये 20 लाख ये यहाँ पे आ जाएगा, और मेरा टोटल लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट साइड में, इट इज गोइंग टू बी 50 लाख। तो यहाँ पे मैं टोटल लाइबिलिटी लिख लेता हूँ 50 लाख। समझ में आया तुमको? तो अब मुझे बैलेंसिंग फिगर रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया 10 लाख। ठीक है, तो ये एक छोटू सा एडजस्टमेंट था। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 लाख। ठीक है, अब समझने का ट्राई करना, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, और इक्विटी दिया हुआ है मेरे को 30%, और इक्विटी में पता है क्या आता है, इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट हमारे क्वेश्चन में कोई भी तरीके का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, बैलेंस शीट में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, कड़ाक। तो अब देखो मैं इसको कैसे इंटरप्रीट करता हूं। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, रुको मैं ना पहले रेशियो लिख लेता हूं। देखो अपने पास है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 30%, मतलब कहना है इसे लॉन्ग टर्म डेट, यहां पे लिखता हूं लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी इंटू 100 करोगे तो 30 आएगा। समझ में आ रहे हो, ऐसा है। तो अब देखो मेरा लॉन्ग टर्म डेट मुझे नहीं पता, मेरा लॉन्ग टर्म डेट कितना है, मेरे को टोटल पता है कि लॉन्ग टर्म डेट और अकाउंट्स पेबल को मिला करके मेरा 20 लाख आता है। तो मैं अभी फिलहाल को लिए लॉन्ग टर्म डेट को कुछ नहीं लिखता हूँ। इक्विटी में मुझे पता है कि दो चीजें आती है मेरी, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख का, तो टोटल कितना कहना है इसे 20 लाख प्लस 10 लाख, दैट इज 30 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 30 आ गया भाई। यस, तो अब मेरे को लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा क्या, अरे बिल्कुल मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 30 इंटू ये ऊपर चल के हो जाएगा मल्टीप्लाई 30 lakhs डिवाइडेड बाय 100। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होता है, सिंपल 30 लाख का 30 इंटू 100 करोगे तो इट इज कमिंग टू 9 lakhs। मेरा लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ गया 9 लाख। जरा देख लेने तो भाई, बराबर है? हाँ जी, देखो लॉन्ग टर्म डेट मेरा 9 लाख निकल के आ गया है। ठीक है, तो 9 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म डेट। अब मुझे एक बात बताओ, 20 लाख रुपए में से अगर मेरा लॉन्ग टर्म डेट है 9 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में से मेरा लॉन्ग टर्म डेट है 9 लाख रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर शॉर्ट टर्म डेट सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना होगा, 20 लाख माइनस 9 लाख 11 लाख। तो ये यहां पर 11 लाख हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 11 लाख हो गया। अब आप टैली करो, 20 और 10 30, 9 और 11 20, 30 और 20 50। मेरा लाइबिलिटी साइड तो पूरा भर के हो गया। असेट साइड में भी मेरे पास इन्वेंट्री आ गया, अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया। अब ना दो ही चीजें बची है, एक मेरा फिक्स्ड एसेट बचा है, एक मेरा कैश बचा है, और मेरे पास एक ही डेटा लेना मेरा बाकी है, दैट इज क्विक रेशियो, दैट इज 0.9 टाइम्स। अब क्विक रेशियो का इसके लिए आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए, देखना। क्विक रेशियो पता है क्या होता है, इट इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें मेरे पता है क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स में से जब मेरा बिजनेस जो है ऑल ऑफ अ सडन बंद हो जाए, तो करंट एसेट्स में से एक तो मेरी इन्वेंट्री रियलाइज नहीं होगी, इसी के अलावा प्रीपेड एक्सपेंस मेरे रियलाइज नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आने में समय लगता है। अपने क्वेश्चन में क्या किसी भी तरीके का कोई प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, द आंसर इज नो। अपने पास कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, अपने पास सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू है। तो मेरे पास क्विक एसेट्स है, करंट एसेट्स है, माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू अगर तुम देखोगे हमें अभी अभी मिली थी 977,779, और अगर तुम करंट लाइबिलिटी देखोगे तो पूरे करंट लाइबिलिटी में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, दैट इज अकाउंट्स पेबल। बाकी देखो लॉन्ग टर्म डेट मेरे नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा, बाकी के दो मेरे इक्विटी वाले पोर्शन में जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला। तो मेरे पास एक ही एलिमेंट है करंट लाइबिलिटी में, दैट इज अकाउंट्स पेबल 11 लाख का। तो भैया मेरा 11 लाख का अकाउंट्स पेबल यहाँ पर आ जाता है।
बहुत बढ़िया। तो अब देखो मेरा क्विक रेशियो क्या है 0.9 टाइम्स, तो 0.9 इज माई क्विक रेशियो, जिसमें से क्विक एसेट्स मैं अभी के लिए लिखता हूँ करंट एसेट्स माइनस 9,77,779 डिवाइडेड बाय मेरा 11 लाख। बढ़िया, हाँ जी। तो अब देखो ये 11 लाख यहाँ पर चला जाएगा, मतलब 0.9 इंटू 11 लैक्स, दैट इज 9,90,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस 977,779। तो मेरे करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे चल के प्लस हो जाएगा, तो 9,90,000 प्लस 977,779 अगर मैं करूँ तो मेरे टोटल करंट एसेट्स होते हैं 19,67,779। अब समझने का ट्राई करना, मेरे टोटल करंट एसेट्स मेरे पास निकल के आ गए, मेरे टोटल करंट एसेट मेरे पास निकल के आ गए। अब सुनना, मुझे बताओ मेरा टोटल एसेट कितना है। मेरा टोटल एसेट मुझे बोला है 50 लाख का, मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में एसेट कितने टाइप के होते हैं? दो ही टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट, एक करंट एसेट। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे टोटल एसेट में से मेरे करंट एसेट 19,67,779 के हैं, तो मेरे बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट कितने होंगे? सिंपल, 50 लाख माइनस 19,67,779, दैट इज कैन आई से 30,32,221। मैच करता है क्या? एक बार देख ले। ये देखो 30,32,222 आता है इनका, ठीक है, एक आध 2 रुपया चलता है। तो मैं यहाँ पे मेरा लिख लेता हूँ 30,32,221, और मेरा अपने आप बैलेंसिंग फिगर कैश आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज है मेरे पास, टोटल है मेरे पास। तो लिख लो 50 लाख माइनस 30,32,221 माइनस 977,779 माइनस 8 लाख, तो मेरा कैश आता है बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, मजा आ गया। बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। तो एक बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोगों ने कर लिया है हमारे PYQ वाला। अब आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। ये देखो, अब ये वाला जो आपका सवाल है ना, ये नवंबर 2022 का PYQ है। मैं एक बात बताऊँ, ये मेरे ही अटेम्प्ट का सवाल है, मतलब मैंने ये अटेम्प्ट दिया था CA इंटर का, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नॉस्टैल्जिया मेरा। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ M लिमिटेड। M लिमिटेड की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में बोलते हैं। टोटल एसेट 10 लाख के, डेट टू टोटल एसेट, वंस अगेन सिर्फ डेट बोला है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा भैया, सिर्फ डेट मतलब टोटल डेट, मतलब कि मेरा लॉन्ग टर्म डेट वाला कंपोनेंट भी प्लस शॉर्ट टर्म डेट में अगर कोई भी तरीके की ऐसी करंट लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल, वो भी इसमें आ जाएगा। देखा इंटरप्रिटेशन। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट बोलता है 10% पर ईयर, डायरेक्ट कॉस्ट इज 10 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 1 लाख रुपीज, और बोलता है द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑन डायरेक्ट कॉस्ट, और टैक्स रेट इज 30%। अब बोलता है कि भैया 4 रेशियो आपको निकालने हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने का, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालने का, रिटर्न ऑन असेट्स निकालने का, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी निकालने का। अब मैं एक बात बोलूँ, ये सवाल ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा, आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए ना एक इसका छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो बना ले क्या छोटा सा इनकम स्टेटमेंट? आ जाओ बॉस, बनवा लेते इसका इनकम स्टेटमेंट। तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका कंपनी का नाम क्या है भाई साहब? M लिमिटेड का मैं बना रहा हूं सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट। ये कर लोगे ना, सारे रेशियो अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ना सेल्स, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आता है, उसमें से मैं कुछ क्या करता हूँ, मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करता हूँ, जो मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो माइनस करता हूँ, उस पर आते हैं बाद में, पहले मैं सेल्स की बात करता हूँ।
अब सेल्स कैसे निकलेगा, तो तुम देखोगे ना, यहाँ पे बोला गया है कि द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑन द डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट बोलता है 10 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बोलता है 10% पर ईयर, बट भाई किसका, वो ही नहीं पता ना। तो अब यहीं पे पूरा खेल है। तो मैं सबसे पहले ना इसमें एक छोटू सा वर्किंग नोट बना लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं जो भी मेरे रफ कैलकुलेशंस है ना, ये सारे वर्किंग नोट में ही जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी, मेन सोल्यूशन में मेरा सिर्फ बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तो आ जाओ, मैं इनकम स्टेटमेंट थोड़ा यहाँ पे ना मैं जगह छोड़ देता हूँ एंड आपको एक वर्किंग नोट टाइप बनाता हूँ। इधर आओ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि मेरी सेल्स की वैल्यू कितनी होगी। समझने का ट्राई करना, सेल्स का वैल्यू जो है ना, वो बोला कितना है कि भाई 50% ऑन डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट पर 50, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस 50%। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट पता है कैसे है, इट इज इंटरेस्ट कॉस्ट इंटू 10। मतलब जब तक मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं मिलेगा मेरे को डायरेक्ट कॉस्ट नहीं मिलेगा, जब तक डायरेक्ट कॉस्ट नहीं मिलेगा मेरे को सेल्स नहीं मिलेगा। क्या घुमाया है, इंस्टीट्यूट को घुमाने में ही बड़ा मजा आता है। तो अभी देखो इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। ये देखो, अभी ना मेरे को टोटल असेट दिया हुआ है और मेरे को डेट टू टोटल असेट दिया हुआ है 50%, तो इससे मेरा टोटल डेट निकल के आ जाएगा। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये देखो मेरा डेट टू टोटल एसेट अगर मैं करूँ ना, तो वो इंस्टीट्यूट बोलता है मेरा कितना है 50%, ठीक है 50%। तो अब सुनना, मेरा डेट जो है डिवाइडेड बाय मेरा टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 50। डेट का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, टोटल एसेट कितने हैं मेरे पास, टोटल एसेट क्वेश्चन मुझे बोलता है 10 लाख के, इंटू 100 करूंगा तो 50 आ जाएगा ना भाई साहब। तो अब देखो मेरा डेट का वैल्यू कितना, सिंपल सी बात है, ये 100 उधर चल के मल्टीप्लाई, ये 10 लाख उधर चल के मल्टीप्लाई, ये 100 वहाँ पे चल के डिवाइड, तो इट इज़ 100 इंटू सॉरी इट इज़ 50 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, यस। टेन लैक्स इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा हो जाएगा। तो मेरा डेट कितना हो गया 10 लाख का 50% 5 लैक्स। अब मैंने आपको बोला था कि भाई इसमें भी कुछ आपका करंट का कंपोनेंट होगा, कुछ आपका नॉन करंट का कंपोनेंट होगा, यस। अब पिछले सवाल में ना बैलेंस शीट से आपको हिंट दे दिया गया था कि कोई करंट लाइबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, बट यहां पर मुझे एक बात बताओ, करंट लाइबिलिटी का ऐसा कोई हिंट दिया हुआ है? द आंसर इज नो, करंट लाइबिलिटी का कोई ऐसा हिंट ही नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए ऐसा बोलूंगा, डज नॉट एग्जिस्ट, माई शॉर्ट टर्म डेट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात? वहां नहीं समझा भैया, फिर से समझाओ। पिछले सवाल में ना डेट टू टोटल एसेट जो दिया था, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी था और अकाउंट्स पेबल मेरे को अलग से बैलेंस शीट में दिया हुआ था, इसलिए मैं ये बोल सकता था कि भाई डेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट दोनों है। बट इस क्वेश्चन में मेरे को कहीं पे भी शॉर्ट टर्म डेट का कोई हिंट दिया है, कहीं पे भी कोई करंट लाइबिलिटी का हिंट दिया है? नहीं दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा मान लूँ कि ये मेरा सारा डेट लॉन्ग टर्म डेट है सिर्फ और सिर्फ? द आंसर इज येस, सारा का सारा मान लो कि यही आपका लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा ही है क्या भैया? ये चैप्टर ऐसा ही है, 10 लोगों के 10 अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, बट वी हैव टू अज्यूम इट लॉजिकली, तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो, तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट आ गया 5 लाख। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट 10% पर ईयर है, मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट 10% पर ईयर दिया हुआ है, और मेरा जो डेट है वो 5 लाख है, तो कहना है इसे 5 लैक्स इंटू 10% मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो 5 लैक्स इंटू 5 लैक्स का 10% करोगे, इट इज गोइंग टू बी 50,000। आ जाते सोल्यूशन में देख लेते, यही मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है क्या? किधर गया? यस, ये देखो 50,000 ही मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, कर गया मैच। तो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा 50,000 है। अब इसका 10 टाइम्स निकालोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, तो 50,000 इंटू 10 लाख इज 5 लैक्स,
और डायरेक्ट कॉस्ट पे 50%, इस 5 लाख पे 50% ऐड करोगे तो मेरा सेल का वैल्यू हो गया। तो 5 लाख प्लस 50% करोगे, इट इज 7,50,000। ये मेरा सेल का वैल्यू है। एक बार तुम्हें ये भी मैच करवा देता हूं। ये देखो किधर गया, ये देखो सेल्स इज 7,50,000। समझ में आया बात? हाँ जी। तो अब देख लो मेरे भाई, यहां पर मेरा जो सेल्स है वो फाइनली कितना निकला, 7,50,000। अब देखो सेल से ना, मुझे मेरे इनकम स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या है, मुझे सेल से पहुंचना है मेरे EBIT पर। अब समझने का ट्राई करना, इसमें ना दो चीज़ें माइनस हो गए। एक मेरा डायरेक्ट कॉस्ट माइनस होगा और एक है ना मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगा। अब समझने का ट्राई करना, मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितना है, इधर आओ। हमने डायरेक्ट कॉस्ट निकाला ना, ये देखो डायरेक्ट कॉस्ट अपना कितना निकला था, डायरेक्ट कॉस्ट अपना निकला था 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले सेल्स में से मैं डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करूंगा 5 लाख, और मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो भी माइनस होंगे, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने 1 लाख माइनस किए। तो ये सेल्स में से पता है, आप जब ये दोनों चीज़ें माइनस करते हो तो पता है क्या आता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको आप EBIT भी बोलते हो। तो 7.5 लाख मेरा सेल हुआ, माइनस 5 लाख जो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, माइनस 1 लाख जो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। EBIT इज 1,50,000। एक बार इसको मैच कर ले क्या, अरे मैच कर ले क्या एक बार EBIT को, तो देख लो भाई आपका EBIT कितना आता है। हो गया मैच, ये देखो 1,50,000 इज माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब देखना अगली चीज़, इसमें से मैं मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले माइनस करूंगा। अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कितना निकल के आया था, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट आया था, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के कितना आया था, किधर गया, 50,000 वॉज माई इंटरेस्ट कॉस्ट, यस। तो हाँ, ऊपर आ जा मेरे भाई, अरे तो मैं बहुत ऊपर आ गया। हाँ, तो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा यहाँ पे 50,000 हो जाएगा माइनस, तो मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना हो गया, मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स हो जाता है 1 लाख रुपए। अब इसी में से मैं माइनस करता हूं मेरा टैक्स। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलता है टैक्स रेट इज नथिंग बट 30%। तो 1 लाख का 30% कितना, 30,000। तो वो मेरा यहां से माइनस हो जाएगा। तो मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आता है, इट इज नथिंग बट 70,000। अब देखो, अब मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया ना बॉस, तो अभी बड़ा ही आसान हो जाएगा मेरे को मेरे रेशियोज निकालने के लिए। सबसे पहला रेशियो देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले आता है मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब समझने का ट्राई करना, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। सिंपल, मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली पता है इनकम स्टेटमेंट का कौन सा एलिमेंट है, इट इज मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स इंटू 100। जैसे हम जीपी में कैसे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 निकालते थे, वैसे ही नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा 70,000 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट है। सेल्स मुझे बोली गई थी 7.5 लाख है, इंटू 100। तो ज़रा देख लेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाई 7.5 लाख इंटू 100 करोगे, इट इज़ 9.33%। मैच हो गया, देखो भाई मैच हो गया। अब इसी तरह से दूसरा पूछता है नेट प्रॉफिट, अब बाकी के थोड़े यहां से करवा देता हूं। दूसरा पूछता है कि भैया आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आपको पता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, याद करो, इनकम स्टेटमेंट में जाओ। मैंने बोला था ना कि आपका जो EBIT है वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये डिवाइडेड बाय मेरा टोटल सेल्स। तो ये देखो मेरा EBIT कितना है, 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितना है इनकम स्टेटमेंट में, 7.5 लाख। ये करोगे आंसर 20% आ जाएगा। तीसरी चीज बोला है रिटर्न ऑन एसेट्स। अब रिटर्न ऑन एसेट्स पता है कैसे होता है, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, रिटर्न में मुझे क्या मिलता है। देखो, एक तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न, तो ये दोनों तो मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बटता है। प्लस मैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी तो दे रहा हूं, तो प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पर है ना, गलती से भी EBIT मत ले लेना ना। इस EBIT में एक ऐसी चीज है जो मेरा एक्सपेंस आउट तो हो रहा है, बट वो मेरा रिटर्न नहीं है, पता है, टैक्स।
ईबीआईटी पे से पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर टैक्स माइनस करते हो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड माइनस करते हो ना। इंस्टीट्यूट बोलता है कि टैक्स आप किसको रिटर्न दे रहे हो, टैक्स आप किसी को रिटर्न नहीं देते हो, टैक्स आप अपने कंपनी के कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कैपिटल में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनको आप रिटर्न नहीं दे रहे हो, वो तो आपके सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स है। इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट करने का डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन एसेट्स है ना, तो डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मेरे को सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया गया था। मेरा टोटल एसेट कितना है यहाँ पर 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, मैंने जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था वो था यही 70,000 प्लस मेरा इंटरेस्ट 50,000, तो 70,000 प्लस 50 करोगे तो आपका 1,20,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12%। इसी को काफ़ी लोग ईबीआईटी अपॉन एसेट्स भी लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में यही करके जाना चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज़, बस नीचे एक नोट दे देना। काफ़ी लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया फिर ईबीआईटी से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का इफेक्ट हटा दो ना, वो भी लोग करते हैं कि ईबीआईटी में से टैक्स का इफेक्ट हटा के डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर दिया, समझा वैसा। अब चौथा बोलते हैं रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। मुझे एक बात बताओ, ओन्ड फंड्स में क्या क्या आता है? मेरे ओन फंड्स में आता है मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। तो अब तुम खुद सोचो, मेरे टोटल एसेट्स है 10 लाख और डेट टू टोटल एसेट रेशियो कितना है? डेट टू टोटल एसेट रेशियो जो है ना, वो आईसीआई बोलता है इट इज़ 50%। तो अगर डेट टू टोटल एसेट रेशियो 50%, 5 लाख आता है, तो बैलेंस मेरा इक्विटी का कंपोनेंट हो जाएगा ना 50%, तो वो भी कितना आ गया 5 लाख। तो ये इंटरप्रिटेशन से डिनोमिनेटर ने में इंस्टीट्यूट ने ओनर्स इक्विटी 5 लाख ले लिया। इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये मेरे ओन फंड्स आ गए। अब इस पे रिटर्न, तो मतलब ये तीनों का रिटर्न तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से चालू होगा ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, फिर बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर ले लिया, तो इसका आंसर आता है 14%। आई होप आपको ये सम भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सम की ओर। अब ये आपका स्टडी मटेरियल का सवाल है, प्लस ये इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट में भी पूछा है। तो आ जाओ, इसको बढ़िया बढ़िया सॉल्व करते हैं। आ जाओ, ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़े से रेशियोज अलग है। एंड इसमें ना क्या बोला है, आपको इनकम स्टेटमेंट में भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, तो बड़ा मजा आएगा ये सम करने में, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा इसमें, मैं आपको सीधा सीधा स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ क्या है। आपको करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। तो ये देखो, यही आपका इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मेरे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू जो है वर्किंग कैपिटल की दी हुई है कितनी, मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू दी हुई है 10 लाख, और करंट रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है, करंट रेशियो इज गिवन टू मी एज 3:1। अब तुम मुझे एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और करंट रेशियो क्या होता है? इट इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो अब देखना, अगर मैं बोलता हूं कि मैं देखो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 10 लाख, बराबर, यही मेरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, ये यहां से आया। अब अगर मैं करंट एसेट्स को x मानता हूं, लेट करंट एसेट्स बी x, तो करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? कहना है से कि अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं, तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट यहाँ पे रहेगा, करंट लाइबिलिटी वहाँ जाके पॉजिटिव, ये यहाँ पे चल के नेगेटिव, तो इट इज करंट एसेट माइनस 10 लाख। तो करंट लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा? कहने से करंट एसेट जो मैंने x माना है, x माइनस 10 लाख। हाँ जी, तो अब यही सेम चीज़ मैं मेरे करंट रेशियो में लेता हूँ। इट इज़ करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू, मेरा करंट रेशियो कितना है 3:1, ठीक है। तो देखो, करंट एसेट x, करंट लाइबिलिटी x माइनस 10 लाख इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1। तो x इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 10 लाख, तो x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 30 लाख। x माइनस 3x करोगे तो ये आता है मेरा -2x इज इक्वल्स टू -30 लाख।
तो x का वैल्यू क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल, 30 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो मेरा x आता है 15 lakhs, और हमने x माना था करंट एसेट्स को, तो करंट एसेट्स इज 15 lakhs, और करंट लाइबिलिटी कैसे आएगा, सिंपल, हमने बोला था ना करंट एसेट माइनस 10 lakhs इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी, तो 15 lakhs माइनस मेरा 10 lakh अगर मैं करूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी 5 lakh मेरा करंट लाइबिलिटी। तो ये आंसर आ गया मेरा करंट लाइबिलिटी का। एक बार मैच कर ले इसको, चलो भाई। तो देखो करंट एसेट 15 लाख, करंट लाइबिलिटी कुछ बोला ही नहीं, हाँ करंट लाइबिलिटी 5 लाख यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई साहब अगला सवाल। अब अगला मेरे को बोला है एसिड टेस्ट रेशियो, बेसिकली यही मेरा क्विक रेशियो भी हो जाता है। तो अब देखो मेरा क्विक रेशियो क्या होता है, वंस अगेन इट इज़ क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो इंस्टीट्यूट बोलता है इट इज़ 1:1, और क्विक एसेट्स क्या होता है, मैंने अभी अभी बोला था इट इज़ करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में मस्त पैकी एक बार पूरा क्वेश्चन छान मार लो, तुमको प्रीपेड एक्सपेंस किधर मिलेगा ही नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंस जाने देते। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ही मेरी मेरी क्विक एसेट्स हो गई, और करंट लाइबिलिटीज हमने ऊपर से ऑलरेडी निकाल दिया था, दैट इज गोइंग टू बी 5 lakhs। तो देख लो मेरे भाई 5 lakhs यहाँ पर। तो अब तुम खुद सोचो करंट एसेट मुझे मिला है क्या, द आंसर इज येस, मुझे करंट एसेट्स ऊपर से पता है, इट इज गोइंग टू बी 15 lakhs। तो कैन आई से कि 1/1 जो मेरा क्विक रेशियो है इज 15 lakhs माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी जो कि 5 लाख है। तो 5 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 15 lakhs माइनस इन्वेंट्री, 1/1 ही है, कुछ इक्वेशन होगा नहीं, तो 5 lakhs ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15 lakhs इज इक्वल्स टू माइनस इन्वेंट्री, तो माइनस 10 lakhs इज इक्वल्स टू माइनस इन्वेंट्री, माइनस माइनस कैंसिल, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 10 लाख। तो फटाफट से इसको हम लोग बैलेंस शीट में डाल दे, अरे बिंदास डाल दो। तो ये देखो मेरा जो इन्वेंट्री है यहाँ पर 10 लाख आ जाता है, स्टॉक इज 10 लाख रुपीज़, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब तुम देखोगे ना तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। तो एक बार ना मैं ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकाल देता हूँ। देखो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में गया है वो आता है 10 lakhs, मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना है, मेरा एवरेज इन्वेंट्री भी 10 लाख दिया हुआ है। ओ माय गॉश, समझ में आया कुछ, मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री ही मेरा एवरेज इन्वेंट्री ही है, मतलब जो भी मेरा रेशियो में जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जाएगा, वो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री ही जाएगा, क्योंकि वही मेरा इस केस में एवरेज इन्वेंट्री है। समझ में आया, उसका इंटरप्रिटेशन यही है। तो ये भी मैंने देख लिया। अब अगला देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू पीबीटी, दैट इज 2.2:1। अब ये मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तब मेरे को समझ में आएगा, तो इसको मैं फिलहाल होल्ड पे रखता हूँ। नेक्स्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, 30 डेज। तो मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात है, एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर मेरा कितना 30 डेज है, अगर मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है और मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 360 डेज, तो मुझे डेटर्स टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा क्या? अरे बिल्कुल मिल जाएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्यों नहीं मिलेगा? तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट 360 डेज डिवाइडेड बाई 30 डेज। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आता है, 360 डिवाइडेड बाई 30 करोगे, इट इज 12 टाइम्स। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज मेरा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय मेरा डेटर्स। यहां पर कौन से डेटर्स? क्लोजिंग डेटर्स ही लेना, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स ही लेना। नाउ द पॉइंट इज मेरे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, क्लोजिंग डेटर्स ही मुझे निकालने, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएगा। बट क्रेडिट सेल्स का क्या? तो मैं पहले देखता हूं कि क्या क्रेडिट सेल्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या मेरे को। आप देखोगे ना तो यहां पर है ना, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है और मेरे पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.8 टाइम्स। बट यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कैसे निकलेगा फिर? ठीक है, तो वो भी रहने दो। और मेरे पास क्या है, और मेरे पास क्या है, और मेरे पास क्या है, यस,
यस 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 यस, मेरे को मेजर ना यहाँ पे टर्नओवर ही लिखना है। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेरे को दिया हुआ है और मेरे पास इन्वेंट्री भी है, मेरे पास इन्वेंट्री भी है, मिल गया। तो अभी देखो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जनरली क्या होता है, मेरे को पहले एक बात बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जनरली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, ये मेरा होता है। बट यहां पर तुम देखोगे ना तो यहां पर बोलते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो में यूज करो सेल्स एज टर्नओवर, यूज करो सेल्स एज टर्नओवर। तो देखो ये मेरा COGS नहीं आएगा, ये मेरा सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान से देखते हैं। इन्वेंट्री के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बट अगर आपका दिमाग क्लिक हुआ रहेगा ना तो हमने ये बहुत पहले ही सॉल्व कर दिया है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इन्वेंट्री है ना, हमने यहाँ पे 10 लाख निकाली थी ना बैलेंस शीट पे, करंट और क्विक एसेट्स का डिफरेंस, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओ माय गॉश भैया, इतनी सारी लिंक, एग्जाम में आपको ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बोला है, 5 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू सेल्स मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री जो कि है मेरी 10 लाख। तो अब इससे मेरा सेल्स निकल जाएगा 10 लाख इंटू 5, 50 लाख। लो भैया मेरा सेल्स निकल गया 50 लाख। तो अभी ना मैं पहले क्या करता हूँ, सेल्स को मेरी इनकम स्टेटमेंट में लिख दूँ क्या, यस। तो मैं यहाँ पे सेल्स मेरी इनकम स्टेटमेंट में लिख देता हूँ 50 लाख, और इसी से, और इन्वेंट्री तो मेरी बैलेंस शीट में आ ही चुकी है, अब इसी से मेरा रिसीवेबल्स भी निकल जाएगा। इधर आओ, यस, क्रेडिट सेल्स मेरी 50 लाख ही हो जाएगी, क्योंकि जब बोला ना गया है तो अज्यूम करो सारी सेल्स क्रेडिट पर है। तो अब इसी से मेरा क्लोजिंग डेटर्स भी निकल जाएगा, दैट इज ये डेटर वहाँ पे चल के ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल्स टू 50 लाख डिवाइडेड बाई 12, दैट इज गोइंग टू बी 4,16,667। बढ़िया। तो क्लोजिंग डेटर्स मेरा 416,667 आता है। ये देखो ये भी मेरा रिसीवेबल्स यहाँ पर मैच। अब एक और चीज़ समझने का ट्राई करना, आप बैलेंस शीट को गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर और कुछ बोला ही नहीं है कि इसके अलावा और कोई मेरे क्विक एसेट्स है। तो रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, मेरे टोटल क्विक एसेट्स कितने, मेरे टोटल क्विक एसेट्स कितने। तो आप देखने जाओगे ना तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था कि मेरे जो टोटल क्विक एसेट्स है वो कितने हैं। हाँ, मेरे टोटल क्विक एसेट्स अगर आप निकालने जाओगे तो 15 लाख मेरे करंट एसेट्स है, माइनस इन्वेंट्री जो हमने अभी अभी यहां से निकाली 10 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो मेरे क्विक एसेट कितने आ गए, 5 लाख। यही मेरे क्विक एसेट्स है। अरे तभी क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 5 लाख अपॉन 5 लाख होगा, तभी क्विक रेशियो 1:1 आता है ना। लॉजिक देखो, ठीक है। तो क्विक एसेट्स मेरे 5 लाख यहां पर हो जाता है। तो मेरे टोटल क्विक एसेट्स है 5 लाख। बढ़िया, यस। अब देखो मेरे टोटल क्विक एसेट आ गए 5 लाख। अब देखो, हाँ हाँ, अब इस 5 लाख में से है ना मेरा डेटर्स कितना है, हमने अभी निकाला कि इस टोटल क्विक एसेट्स में से डेटर्स आर 4,16,667। तो बैलेंसिंग फिगर मेरे अदर क्विक एसेट्स कितने आ गए, माइनस कर दो, 5 लाख माइनस 4,16,667, सो दैट इज गोइंग टू बी 83,333। बढ़िया। तो ये सीधा सीधा मेरी बैलेंस शीट में चला जाएगा। घुसाओ भाई, घुसाओ घुसाओ घुसाओ, 83,333। और ये मेरे यहाँ पर मेरे करंट एसेट्स का तो सारा कैलकुलेशन हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, आगे क्या बोलता है। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड मैंने यूज कर लिया। अब देखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो देखता है। तो मेरे पास टर्नओवर है, मेरे पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है, मेरे को बैलेंस शीट फिगर फिक्स्ड एसेट भी आ जाएगा। तो अब देखो मैं बोलता हूँ फिक्स्ड एसेट अपॉन टर्नओवर रेशियो मेरा कितना। तो फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर अगर मैं करने जाऊँ देन इट इज 0.8 टाइम्स। बढ़िया, 0.8 टाइम्स आ गया। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स मेरे को नहीं पता है मेरे क्वेश्चन में कितने हैं, इसको जाने दो। टर्नओवर मैंने अभी ऊपर निकाला ना,
सेल्स मेरा 50 लाख आ गया, मतलब वही मेरा टर्नओवर है। हाँ जी, तो टर्नओवर मेरा 50 लाख है इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स। तो अब देखो मेरा फिक्स्ड एसेट कितना आ जाएगा, इट इज 50 लाख इंटू 0.8 अगर मैं करने जाऊँ इट इज 40 लाख। ये मेरा फिक्स्ड एसेट आ गया। तो ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, ये लोग को 62,50,000 आता है, मतलब फिक्स्ड एसेट इन्होंने कैसे निकाला है, समथिंग इज वेरी वेरी फिशी। हाँ, फिक्स्ड एसेट टू टर्नओवर 0.8 ही है ना, मैंने वही तो लिया हुआ है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये डिवाइड होगा, रियली सॉरी, ये डिवाइड होगा। हाँ जी, तो 50 लाख बराबर है ना, ये फिक्स्ड एसेट यहाँ पे वैसे का वैसा ही रहेगा, ये 0.8 मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, और ये 50 लाख वहाँ पे चल के मल्टीप्लाई। कुछ तो गड़बड़ किया है, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने रेशो को इंटरप्रेट ही गलत किया है। इट इज़ एक्चुअली टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट। मैं वही सोचूँ, इन्होंने लिख के देखो, ये लोग ऐसे नाम में मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लोग ऐसे नाम में भी कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर ये टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट होता है, तो ये मेरा 50 लाख टर्नओवर है। हाँ, अब ये चल के वहाँ पे डिवाइड होगा, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 0.8, ये 0.8 यहाँ पे चल के डिवाइड होगा, ये फिक्स्ड एसेट वहाँ पे चल के मल्टीप्लाई की साइड, तो फिक्स्ड एसेट आ गया 62,50,000। बढ़िया। हाँ, तो ये 62,50,000 मेरा यहाँ पर आ गया। बढ़िया, तो ये पूरा पूरा मेरा एसेट साइड टैली हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड पे, बट लाइबिलिटी साइड पे आने से पहले वन बाय वन हम लोग ये करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो मेरे को 10% दिया हुआ है, इससे मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेट प्रॉफिट रेशियो मेरा कितना, पहले मुझे बता व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट रेशियो। इट इज, कैन आई से नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो आईसीआई बोलता है कितना, 10%। ये रहा, जीपी रेशियो तो यूज कर लिया। नेट प्रॉफिट इज 10%, मतलब 10 इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 50 लाख इंटू 100। तो अब देखो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता है, सिंपल 50 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो इट इज़ 5 लाख, यही मेरा नेट प्रॉफिट आता है। और मैंने क्या बोला था, इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भैया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं, कितना, 5 लाख। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, मेरा सेल्स आ गया। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 40%, तो मेरे को COGS का रेशियो कितना आएगा, 60%। तो मेरा सेल्स है 50 लाख रुपीज़, ये यहीं पे करवा देता हूँ, सेल्स है 50 लाख रुपीज़ इंटू अगर मैं 60% लूँ 30 लाख, ये मेरा क्या हो गया, COGS रेशियो या COGS। तो वही किया हुआ है उन्होंने, सेल्स में से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गया 30 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है 20 लाख, बराबर। इसी के अलावा एक और चीज़ तुम देखोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो डेट का इंटरेस्ट है उसको एक्सक्लूड करके आता है 9 लाख। ये सीधा सीधा मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि जब आप सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट हटा देते हो, डायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा देते हो, आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा देते हो, तो आपको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, बराबर। तो आप इतना करोगे ना तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT कितना आएगा, देखो सेल्स मेरा 50 लाख है, माइनस 30 लाख का मेरा COGS है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे 9 लाख है जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो EBIT मेरा इस केस में आता है 11 लाख। अब इस EBIT में से मैं क्या माइनस करूंगा, आप देखोगे मेरा लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट है 12%। बट अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास EBIT है 11 लाख का, मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट 12% तो दिया हुआ है, और उसको माइनस करूंगा तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आता है। नाउ द पॉइंट इज, ना मेरे पास लोन का अमाउंट है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, हमने बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ें तो ढूंढ ली, बट सिर्फ यही 3 चीज़ें बाकी है। अच्छा, मैं तुमको करंट लाइबिलिटी भी बता देता हूँ, करंट लाइबिलिटी भी 5 लाख है, वो तो हमने बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, याद है जब हम लोग वर्किंग कैपिटल और करंट और हमारा रेशियो निकाल रहे थे, एक बार वो भी बता देता हूँ भाई, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना। किधर गया भाई, हाँ ये देखो दूसरा सवाल है, यस।
ये देखो यहीं पे हमने सब कैलकुलेशन किया था ना, करंट लाइबिलिटी 5 लाख हमने बहुत पहले ही निकाल लिया है ना। तो करंट लाइबिलिटी, तो अब ना मेरे पास सिर्फ इक्विटी, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट इतना ही बचता है, इतना ही बचता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे पास ना तो लॉन्ग टर्म डेट का फिगर है जिसपे मैं इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल सकूं, ना मेरे पास ईबीटी का कोई फॉर्मूला है। बट अगर आपने गौर किया होगा ना तो क्वेश्चन एक चीज़ बोलता है कि मेरा पीबीआईटी टू पीबीटी रेशियो यानी कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करके 2.2:1 आता है। तो देखो इट इज़ लाइक ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इज 2.2:1। मेरा ईबीआईटी कितना है हमने निकाला ना, ईबीआईटी 11 लाख है, डिवाइडेड बाय मेरा ईबीटी इज इक्वल्स टू 2.2। तो अब देखो मेरा ईबीटी कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये ईबीटी इधर चला जाएगा, ये 2.2 इधर चल के डिवाइड हो जाएगा, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 2.2 करोगे तो ईबीटी इज 5 लाख। ईबीटी आ गया मेरा 5 लाख। तो अब ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में तो एक ही चीज आती है जो है मेरा लॉन्ग टर्म डेट। तो 11 में से कितने घटाओगे तो 5 आएंगे भाई, 11 में से 6 लाख घटाओगे तभी 5 लाख आएगा। तो 6 लाख मेरा डेट का अमाउंट है, ना 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 ना, ये तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो मेरा 6 लाख मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है, समझ में आया। और ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब जो भी बोलो, 5 लाख ये ईबीटी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया नहीं है। अब देखो इंटरेस्ट, अब सिंपल सी बात है, मेरा इंटरेस्ट का रेट 12% है, मेरे को पता है मेरा इंटरेस्ट का खर्चा 6 लाख है, तो मेरा डेट का अमाउंट कितना होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 12%। 6 लाख कर के डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 50 लाख मेरा डेट का एलिमेंट आ गया। तो 50 लाख मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट लिख दिया। अब समझने का ट्राई करना, मेरा टोटल असेट इज इक्वल्स टू मेरा टोटल लाइबिलिटी। तो 62,50,000 मेरा फिक्स्ड असेट प्लस 15 लाख, इट इज 77,50,000 ऑन दी एसेट साइड। एंड कैन आई से इतना ही मेरे लाइबिलिटी साइड में भी आना चाहिए। इसमें से मेरा करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो 5 लाख जो हम निकाल चुके हैं, इसमें से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो जो हमने अभी अभी निकाला है, तो बैलेंसिंग फिगर इक्विटी निकल गया ना मेरा 22,50,000। ये सम भी सॉल्व, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में रेशियो एनालिसिस के ही सवालों को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे एंड हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर भी उठाने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर काफ़ी बढ़िया था, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय, सी यू।